नमस्ते दोस्तों, मैं डॉक्टर धीरज भत्ते, हिंदी विभाग प्रमुख, संजीवनी महाविद्यालय चापोली। स्वामी रामानंद तीर्थ मराठवाड़ा विश्वविद्यालय नांदेड़ के बीए प्रथम वर्ष ऐच्छिक हिंदी पाठ्यक्रम के अंतर्गत प्रश्न पत्र क्रमांक 2 नाटक तथा एकांकी को हमें देखना है। सर्वप्रथम इस ऑनलाइन ताशिका में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। ऐच्छिक हिंदी पाठ्यक्रम के अंतर्गत नाटक तथा एकांकी इस दूसरे प्रश्न पत्र में आज हमें डॉक्टर रामकुमार वर्मा की चर्चित एकांकी पृथ्वीराज की आंखें जो दूसरा भाग है उसकी हमें चर्चा करनी है। डॉक्टर रामकुमार वर्मा हिंदी एकांकी साहित्य के जनक कहे जाते हैं, जो नाटक विधा को अपना पुत्र और कविता तथा समालोचना को अपनी पुत्री की तरह मानते हैं। वर्मा जी का जन्म 15 सितंबर 1904 ईस्वी सन को मध्य प्रदेश के सागर जिले के गोपालगंज मोहल्ले में एक वैष्णव तथा रामभक्त परिवार में हुआ था। श्री लक्ष्मी प्रसाद वर्मा और राजरानी दंपति की डॉक्टर रामकुमार वर्मा 11वीं संतान थी। इनकी प्रारंभिक शिक्षा नरसिंहपुर और जबलपुर के शिहोरा के एफजीएम स्कूल में हुई। सन 1922 में महात्मा गांधी जी के असहयोग आंदोलन से प्रभावित होकर 10वीं की कक्षा की पढ़ाई बीच में ही छोड़कर उस असहयोग आंदोलन में भाग लेते हैं। 1923 में इंटर की परीक्षा रॉबर्टसन कॉलेज जबलपुर से वह उत्तीर्ण करते हैं। उसके बाद सन 1927 में प्रयाग विश्वविद्यालय से बीए की परीक्षा प्रथम श्रेणी में पास करते हैं। सन 1929 में एमए हिंदी में वह प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण करते हैं। उसके बाद नागपुर विश्वविद्यालय से हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास इस विषय पर पीएचडी की उपाधि से उन्हें सम्मानित किया जाता है। सन 1929 में 24 वर्ष की आयु में उनका विवाह लक्ष्मी देवी के साथ हुआ। राज लक्ष्मी इन दोनों की एकमात्र संतान है। सन 1929 में ही प्रयाग विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग में प्राध्यापक पद पर उनकी नियुक्ति होती है। कुछ समय के लिए सोवियत संघ, श्रीलंका, नेपाल और अमेरिका में भी अध्यापन का कार्य कर भारतीय संस्कृति और सभ्यता को गौरवान्वित करते हैं। सन 1966 में डॉक्टर वर्मा जी 36 वर्ष तक इस अध्यापन के कार्य में कार्यरत रहे और उसके बाद वह सेवा निवृत्त होते हैं। वर्मा जी को बचपन से ही नाटक के प्रति रुचि थी और उन्होंने अपनी आरंभिक जो कविता है वो 12-13 वर्ष की आयु से ही उन्होंने लिखना शुरू किया था। डॉक्टर वर्मा जी पहले कवि, उसके बाद नाटककार के रूप में हमारे सामने आते हैं। उनकी आरंभिक जो कविताएं हैं जो 12-13 वर्ष की अवस्था में उन्होंने लिखी है, शिशु, गृहलक्ष्मी, बाल सखा जैसी चर्चित जो पत्रिकाएं थी उन पत्रिकाओं में प्रकाशित हुई है। सन 1921 में कानपुर के प्रताप समाचार पत्र को उन्होंने एक कविता भेजी थी
जो देश सेवा संबंधी कविता होने के कारण उन्हें 41 रुपये का खन्ना पुरस्कार प्राप्त हुआ और इस प्रकार यही से उनको पुरस्कार मिलने का ये जो सिलसिला है शुरू हो जाता है। हिंदी साहित्य में कवि, नाटककार, एकांकीकार और आलोचक के रूप में इनका स्थान प्रमुख रहा है। अभिनय के ये शौकीन थे और वर्मा जी ने लगभग 125 से भी अधिक एकांकियों की रचनाएं की है। तो इनकी ये जो एकांकियां हैं अलग अलग प्रकार की रही है, जिसके अंतर्गत ऐतिहासिक, सामाजिक, राजनीतिक, साहित्यिक, वैज्ञानिक, पौराणिक तथा व्यंग संबंधित कई सारी जो एकांकियां हैं उन्होंने लिखी है। डॉक्टर वर्मा जी ने अपना जो संस्मरण है, संस्मरणों के सुमन में मेरी मृत्यु के 3 बार आई और चली गई, तो इस प्रकार का एक शीर्षक जिसके अंतर्गत उन्होंने अपने अंतिम समय की कई बातें उसके अंतर्गत उन्होंने लिखी है। जीवन के अंत में गुर्दे की तकलीफ और मधुमेह से ग्रस्त होने के कारण डॉक्टर वर्मा जी की मृत्यु 5 अक्टूबर 1990 को हो जाती है। तो इस प्रकार डॉक्टर रामकुमार वर्मा जी ने हिंदी साहित्य के विभिन्न क्षेत्रों में लेखन किया है। उनकी कुछ प्रमुख और चर्चित जो रचना है उसका उल्लेख हम यहाँ करते हैं। सर्वप्रथम उनकी जो काव्य रचनाएं हैं, कविता संग्रहों के अंतर्गत वीर हमीर, चित्तौड़ की चीता, चित्ररेखा, आधुनिक हिंदी काव्य और जौहर, ये उनके चर्चित कविता संग्रह रहे हैं। हिंदी एकांकी के क्षेत्र के अंतर्गत 125 से अधिक एकांकियों की रचना डॉक्टर वर्मा जी ने की है। तो इन एकांकियों को विभिन्न एकांकी संग्रहों के माध्यम से उन्होंने प्रकाशित किया है। पृथ्वीराज की आंखें, रेशमी टाइम, 4 ऐतिहासिक एकांकी, रंगरूप, कौमुदी महोत्सव, मयूरपंख, रजत रश्मि, ऋतुराज, बहुरंगी नाटक, इंद्रधनुष्य, विभूति, सप्तकिरण, दीपदान, रिमझिम और पांचजन्य जैसे कई एकांकी संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं। कविता और एकांकियों के साथ साथ उन्होंने कई नाटकों का भी निर्माण किया है। उनके चर्चित नाटकों में शिवाजी, समुद्रगुप्त पराक्रमक, चारू चित्रा, तैमूर की हार, औरंगजेब की आखिरी रात, नाना फडणवीस, अशोक, कला और कृपान, जौहर की ज्योति, महाराणा प्रताप, विजय पर्व, सारंग स्वर, कुंती का परिताप और पृथ्वी का स्वर्ग आदि उनके चर्चित नाटक रहे हैं। इसके साथ ही साहित्यिक समालोचना के क्षेत्र में भी उनकी कई सारी रचनाएं प्रकाशित हो चुकी है, जिसके अंतर्गत साहित्य समालोचना, कबीर का रहस्यवाद और हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास उनके चर्चित रचनाओं में से हैं। तो इस प्रकार डॉक्टर रामकुमार वर्मा का अल्प परिचय देखने के बाद हम पाठ्यक्रम की चर्चित जो एकांकी है पृथ्वीराज की आंखें, उसकी चर्चा करते हैं। सर्वप्रथम इस एकांकी का जो परिचय है, एकांकी की जो पार्श्वभूमि है, उसकी चर्चा हम करते हैं। डॉक्टर वर्मा जी ने पृथ्वीराज की आंखें इस एकांकी को 2 भागों में लिखा है। दूसरा भाग पाठ्यक्रम के अंतर्गत है
तो इस दूसरे भाग को देखते समय हमें पहले भाग की जो कथा है उसकी भी चर्चा करनी आवश्यक है। दोनों एकांकियों के या दोनों भागों की जो पात्र हैं वह एक जैसी ही है। तो सर्वप्रथम हम इस एकांकी के पात्रों का परिचय देखते हैं। ये जो एकांकी है कुल मिलाकर 8 पृष्ठों की है। तो इस एकांकी के अंतर्गत 4 पात्र हैं, जिसके अंतर्गत पहला जो चरित्र है वो शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी जो गौर का सुल्तान है। उसके बाद दूसरा जो चरित्र है खान तारार मारूफ खान जो सरदार हैं। शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी का ये सरदार है। उसके बाद तीसरा जो चरित्र है चंद बरदाई जो महाकवि है और पृथ्वीराज चौहान के वे परम मित्र हैं। तो इस एकांकी का चौथा जो चरित्र है वो पृथ्वीराज चौहान है जो दिल्ली के सम्राट हैं। पृथ्वीराज की आंखें इस एकांकी का जो प्रथम और प्रमुख चरित्र है, केंद्रीय जो चरित्र है वो पृथ्वीराज चौहान है जो दिल्ली के सम्राट हैं। शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी जो गौर के सुल्तान इस एकांकी के खलनायक के रूप में उपस्थित होते हैं। खान तारार मारूफ जो शहाबुद्दीन गौरी का सरदार और चंद बरदाई जो महाकवि पृथ्वीराज चौहान के परम मित्र हैं। इस एकांकी का जो कालखंड है सन 1192 का है। इस एकांकी में घटित जो घटना है उसका जो स्थान है वो गौर के किले के सामने एक विस्तृत मैदान में घटित घटना है और इस घटना का जो समय है वह दिन का अंतिम प्रहर है। तो एक छोटी सी जो एकांकी है, तो इस एकांकी को इन 4 चरित्रों के माध्यम से हमारे सामने उपस्थित करने का प्रयास किया गया है। सर्वप्रथम हम इस एकांकी से संबंधित जो चरित्र हैं उन चरित्रों का परिचय देखते हैं। ये जो आपको स्लाइड दिखाई दे रही है उस स्लाइड में कई सारे जो चित्र हैं, जिन चित्रों से आप परिचित हैं। सबसे पहला जो चित्र है डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी जो इस एकांकी के एकांकीकार है, लेखक है। उसके बाद जो दूसरा चित्र है वह पृथ्वीराज चौहान जी का है और नीचे जो 4 चित्र हैं तो ये इस एकांकी की कथा से संबंधित चरित्र हैं, जिन चरित्रों का संक्षिप्त परिचय हमें देखना है। सबसे पहला जो चरित्र इस एकांकी का केंद्रीय चरित्र है वो पृथ्वीराज चौहान है। तो पृथ्वीराज चौहान के संबंधित महत्वपूर्ण जो जानकारी है या इस एकांकी से संबंधित पृथ्वीराज चौहान जी का जो परिचय है उसको देखते समय पृथ्वीराज तृतीय जिसे आमतौर पर पृथ्वीराज चौहान कहा जाता है, तो इस पृथ्वीराज तृतीय या पृथ्वीराज चौहान का जो शासनकाल है 1178 से 1192 तक का रहा है और ये चौहान वंश के राजा रहे हैं जिन्होंने वर्तमान समय का उत्तर पश्चिमी भारत में पारंपरिक जो चौहान क्षेत्र हैं उस पर उन्होंने शासन किया है। पृथ्वीराज चौहान ने वर्तमान समय का राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली और पंजाब, इसके साथ ही
मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्से में उन्होंने शासन किया है, या ये जो प्रदेश है इस प्रदेश पर उन्होंने अपना नियंत्रण किया था। उनकी तत्कालीन समय की जो राजधानी है उसको अजय मेरू कहा जाता था। आधुनिक समय की अजमेर उनकी राजधानी थी। आरंभिक कालखंड में पृथ्वीराज ने अपने पड़ोसी हिंदू राजाओं के खिलाफ सैन्य सफलता में हासिल प्राप्त की थी। विशेष रूप से वह चंदेल राजा और परमार्दी के खिलाफ वे अतिशय सफल रहे। उन्होंने मुस्लिम गौरी राजवंश के जो शासक शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी है उनके साथ प्रारंभिक आक्रमण रोकने में वे सफल हो गए, परंतु 1992 में तराइन की जिस समय दूसरी लड़ाई हुई तो उस दूसरी लड़ाई में गौरी ने पृथ्वीराज को हराया और कुछ ही समय के बाद उसे प्रताड़ित अपमानित करते हुए उसको मार डाला। तराइन में उसकी हार को भारत की इस्लाम विजय में एक ऐतिहासिक घटना के रूप में देखा जाता है, और इस अर्थ से ये जो संदर्भ है इस संदर्भ को कई लेखकों ने अपने ग्रंथों के अंतर्गत वर्णन भी किया है। तो इस दृष्टि से सबसे अधिक लोकप्रिय जो ग्रंथ पृथ्वीराज रासो है उसमें ये पृथ्वीराज का जो इतिहास है वह हमें देखने को मिलता है। तो इस एकांकी के लेखन में सबसे महत्वपूर्ण जो आधार ग्रंथ है वह पृथ्वीराज रासो का है। पृथ्वीराज रासो आदिकालीन एक महत्वपूर्ण ग्रंथ रहा है जिसका लेखन महाकवि चंद बरदाई ने लिखा है। महाकवि चंद बरदाई पृथ्वीराज चौहान के परम मित्र तथा महाकवि थे, और इस ग्रंथ के आधार पर डॉक्टर रामकुमार वर्मा जी ने इस एकांकी का निर्माण किया है। पृथ्वीराज चौहान के मृत्यु के संदर्भ में भी जब हम इतिहास में जाते हैं तो कई सारे जो आधार हैं या कई सारी जो बातें हैं वह देखने को मिलती है। अधिकांश मध्ययुगीन जो स्रोत हैं उसके अनुसार पृथ्वीराज चौहान को उनकी जो राजधानी अजमेर है वहाँ लाया गया था, जहाँ पर मोहम्मद गौरी ने उसे गौरियों के अधीन जो राजा है उसके हवाले किया गया था और उन्होंने उन्हें बंदी बनाया था। कुछ समय बाद पृथ्वीराज ने मोहम्मद के खिलाफ विद्रोह किया और उसके उपरांत पृथ्वीराज चौहान को मार दिया गया। तो इस प्रकार का भी उल्लेख एक स्थान पर मिलता है। परंतु पृथ्वीराज रासो जिस ग्रंथ के आधार पर इस एकांकी का निर्माण वर्मा जी ने किया है उस ग्रंथ के अनुसार या पृथ्वीराज रासो का जो दावा है तो उन्होंने उनके मृत्यु के संदर्भ में अपने ग्रंथ के अंतर्गत कहा है कि पृथ्वीराज को एक कैदी के रूप में गजनी ले गया और वहाँ उनको अंधा करके उनके ऊपर कई सारे अत्याचार किए गए। और इस बात को सुनकर महाकवि चंद बरदाई अपने परम मित्र पृथ्वीराज चौहान को मिलने के लिए गजनी जाते हैं, और वहाँ जाने के बाद महाकवि चंद बरदाई मोहम्मद गौरी को पृथ्वीराज के संदर्भ में एक चकमा देने वाली जो बात है वह उनको बता देते हैं कि वे कहते हैं कि पृथ्वीराज आवाज की दिशा में तीर चलाया करते हैं। तो ये जो आश्चर्यचकित करने वाली बात को सुनकर
ये जो मोहम्मद गौरी है वह भी आश्चर्यचकित होता है। इस पृथ्वीराज रासो ग्रंथ में मोहम्मद गौरी को चकमा देकर पृथ्वीराज ने मोहम्मद गौरी की आवाज की दिशा में तीर चलाकर मोहम्मद गौरी को मारने का या उसका वध करने का उल्लेख पृथ्वीराज रासो के अंतर्गत किया है। मोहम्मद गौरी के मृत्यु के कुछ समय बाद पृथ्वीराज और चंद बरदाई जो एक दूसरे के परम मित्र थे, तो वे दोनों एक दूसरे को मार डालने का उल्लेख भी पृथ्वीराज रासो ग्रंथ के अंतर्गत देखने को मिलता है। परंतु पृथ्वीराज की मृत्यु के बाद मोहम्मद गौरी ने एक दशक से भी अधिक समय तक शासन करने का उल्लेख भी देखने को मिलता है। तो इन बातों में हमें नहीं जाना है, ये इतिहास की बातें हैं। हमें ये जो पृथ्वीराज की आंखें जो दूसरा भाग है उस दूसरे भाग को देखना है। तो इस प्रकार पृथ्वीराज चौहान जो चौहान वंश का एक महत्वपूर्ण राजा था और उस पर आधारित एकांकी डॉक्टर रामकुमार वर्मा जी ने लिखी है। तो इससे संबंधित और एक जो चरित्र हैं राजा जयचंद, ये जो राजा जयचंद है तो इस दूसरे भाग के अंतर्गत उसका तो उल्लेख नहीं मिलता है, लेकिन पृथ्वीराज की आंखें का जो पहला भाग है उस पहले भाग में उसका उल्लेख निश्चित रूप से मिलता है। अर्थात जयचंद की जो भूमिका है तो उसके संदर्भ में भी थोड़ा सा विचार या थोड़ी सी चर्चा करनी आवश्यक है। ये जो जयचंद कन्नौज साम्राज्य का राजा था और उसको गहरवार या राठौड़ राजवंश का माना जाता है। आगे चलकर उसको गहरवार वंश से ही संबंधित कहा गया है। ये जो जयचंद या जयचंद्र महाराज विजय चंद्र के पुत्र थे और वे कन्नौज के राजा थे। जयचंद का जो राज्याभिषेक है 1226 में होने का उल्लेख हमें देखने को मिलता है। राजा जयचंद बहुत ही पराक्रमी शासक था। उसका जो गुणगान है महाकवि चंदबरदाई ने अपने ग्रंथ पृथ्वीराज रासो के अंतर्गत भी किया हुआ दिखाई देता है। राजा बनने के बाद उन्होंने अनेक विजय प्राप्त किए हैं, यहाँ तक कि सुल्तान और गौर जैसे जो मुल्क है, प्रदेश हैं, वहाँ तक पहुँचने का जो प्रयास है उन्होंने किया था। जयचंद पर देशद्रोह का आरोप लगाने की जो बात है हमें देखने को मिलती है और उसका जो एक संदर्भ है या प्रसंग है पृथ्वीराज की आंखें इस एकांकी के माध्यम से भी हमें देखने को मिलती है। राजा जयचंद के संदर्भ में कहा जाता है कि उसने पृथ्वीराज पर जो आक्रमण मोहम्मद गौरी ने किया तो मोहम्मद गौरी को भारत में बुलाकर पृथ्वीराज चौहान पर आक्रमण करने के लिए राजा जयचंद ने ही कहा था और उसे अपने सैनिक की जो सहायता है करने का उल्लेख किया जाता है। परंतु इससे संबंधित जो तथ्य है या नहीं है, ये बात सत्य है या नहीं है, इस पर हमें चर्चा करने की आवश्यकता नहीं है। ये सारी जो बातें हैं इतिहास से संबंधित है। परंतु इस एकांकी के अंतर्गत जो संदर्भ आया है उस संदर्भ में कहा गया है कि राजा जयचंद ने मोहम्मद गौरी को मदद की और उसके कारण ही पृथ्वीराज चौहान की हार हुई है। इस प्रकार का संदर्भ इस एकांकी के एकांकीकार ने इस एकांकी में किया है। तो इस दृष्टि से भी ये जो राजा जयचंद है इस एकांकी में संदर्भ के रूप में आया है। उसके बाद महाकवि चंदबरदाई के संदर्भ में
चर्चा करते समय इस एकांकी के प्रमुख जो चरित्र हैं, पृथ्वीराज चौहान के बाद महाकवि चंद बरदाई का ही महत्वपूर्ण स्थान रहा है। पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि के रूप में चंद बरदाई रहे हैं। महाकवि चंद बरदाई ने पृथ्वीराज का जो जीवन चरित्र है, उनका जो इतिहास है, उनकी शूरवीरता, उससे संबंधित पृथ्वीराज रासो जैसा महाकाव्य उन्होंने लिखा है। और इस एकांकी के अंतर्गत महाकवि चंद बरदाई पृथ्वीराज के अंतिम समय का जो प्रसंग है, जिस समय तराई के दूसरे युद्ध में मोहम्मद गौरी से पृथ्वीराज चौहान हार जाते हैं और मोहम्मद गौरी पृथ्वीराज चौहान को कैद कर गौर ले जाता है, गजनी ले जाता है और वहाँ जाने के बाद उनके साथ कई अमानवीय जो कृत्य हैं, अन्याय अत्याचार किया जाता है। उस समय महाकवि चंद बरदाई पृथ्वीराज को मिलने के लिए गजनी पहुंच जाते हैं। वहां जाने के बाद मोहम्मद गौरी को पृथ्वीराज चौहान की जो शब्दवेदी बाण चलाने का जो कौशल्य है, उसके संदर्भ में उनको बता देते हैं। और इस एकांकी के अंतर्गत जो प्रसंग है, अर्थात यहाँ से आगे का शुरू हो जाता है। तो इस प्रकार चंद बरदाई के गजनी पहुंचने के बाद का जो प्रसंग है, इस एकांकी के अंतर्गत हमें देखना है। उसकी चर्चा हम एकांकी के कथानक के माध्यम से करते हैं। उसके बाद इस एकांकी का एक महत्वपूर्ण जो चरित्र है वह मोहम्मद गौरी है। उसका पूरा नाम शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी। उसके बारे में हम जानते हैं कि वह 12वीं शताब्दी का अफगान सेनापति था, जो 1202 में उसने गौरी साम्राज्य की उन्होंने स्थापना की। सेनापति की क्षमता में उसने अपने भाई गियाजुद्दीन गौरी को हराने का उल्लेख हमें देखने को मिलता है। और उसके उपरांत भारतीय उपमहाद्वीप पर गौरी साम्राज्य का बहुत विस्तार और उसका जो पहला आक्रमण है, जो 1157 में होने का भी उल्लेख मिलता है। सर्वप्रथम गुजरात के पाटन के जो शासक भीम द्वितीय, उन पर मोहम्मद गौरी ने 1178 में आक्रमण किया था और उसके अंतर्गत मोहम्मद गौरी बुरी तरह से पराजित भी हुआ था। तो इस प्रकार भारत पर आक्रमण करते हुए निरंतर रूप से उनके आक्रमणों का जो सिलसिला है, हमें इतिहास के माध्यम से देखने को मिलता है। मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच कई सारे युद्धों का जो प्रसंग है, या कई सारे युद्धों की जो चर्चा है इतिहास में देखने को मिलती है। परंतु इस एकांकी के माध्यम से 2 युद्धों का उल्लेख निश्चित रूप से इस एकांकी में हुआ है। तो इसके अंतर्गत तराई के जो 2 युद्ध हैं, पहले युद्ध के अंतर्गत पृथ्वीराज चौहान के द्वारा मोहम्मद गौरी बुरी तरह से पराजित हो चुके थे। मोहम्मद गौरी उस समय पृथ्वीराज चौहान के सामने शरण आने की भी बात तो इस एकांकी के अंतर्गत हमें देखने को मिलती है। परंतु जिस समय तराई का दूसरा युद्ध हुआ, जो 1951 में पहला युद्ध, उस पहले युद्ध में मोहम्मद गौरी बुरी तरह से पराजित होता है। जो दूसरा युद्ध है वह 1992 में, जिसके अंतर्गत पृथ्वीराज चौहान को मोहम्मद गौरी ने बुरी तरह से पराजित किया और उनको कैद कर लिया। तो इस प्रकार मोहम्मद गौरी द्वारा 1992 में धोखे से इस तराई के द्वितीय युद्ध में
पराजित करना और उनको कैद करना, ये जो प्रसंग है इस एकांकी के अंतर्गत एकांकीकार ने चित्रित किया है। मोहम्मद गौरी के द्वारा पृथ्वीराज चौहान जब कैद होते हैं उसके बाद उनको प्रताड़ित किया जाता है, यहाँ तक कि उनके आंखें भी गर्म सलाखों से वह फोड़े जाते हैं। कई सारी जो यातना है उनको दी जाती है। ये जो प्रसंग है पृथ्वीराज की आंखें पहले भाग के अंतर्गत एकांकीकार ने उसको चित्रित किया है। उसके बाद पृथ्वीराज चौहान के साथ जो अन्याय अत्याचार या जुल्म होने की बात या होने की खबर जिस समय चंद बरदाई को मिल जाती है, ये खबर सुनकर अपने मित्र को मिलने के लिए पृथ्वीराज चौहान गजनी या गौर पहुंच जाते हैं। उसके बाद का जो प्रसंग है वह इस दूसरे अंक या दूसरे भाग के अंतर्गत एकांकीकार ने चित्रित किया है, जिसकी चर्चा हमें आगे करनी है। आज के लिए बस इतना ही, हम यहाँ रुकते हैं और इसके बाद इस एकांकी की जो कथा वस्तु है उसकी चर्चा अगले ताशिका में करते हैं। धन्यवाद।